A very good morning to all of you. हाँ जी, कल हम चैप्टर कर रहे थे मैग्नेटिज्म। हमने मैग्नेटिज्म का ऑलमोस्ट हाफ पार्ट कल कर लिया था। आज उसको ही कंटिन्यू करते हैं, मतलब कल जहां तक हमने किया था उसके दो तीन क्वेश्चंस, मतलब जो कल लास्ट टॉपिक किया था उसके दो तीन क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि पेपर में हमको क्वेश्चन किस तरह के आते होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हमारा जो लास्ट टॉपिक था दैट वाज सोलेनोइड। क्या था? सोलेनोइड। तो सोलेनोइड हमने पढ़ा था कि सॉफ्ट आयरन कोर का जो मटेरियल होता था उसके ऊपर हम एक इंसुलेटेड वायर, कॉपर की वायर का यूज करते थे। फिर उससे हम क्या बनाते थे बेटा जी? मैग्नेट बनाते थे। वो जो मैग्नेट होती थी वो टेम्परेरी मैग्नेट थी। टेम्परेरी क्यों थी? जब तक हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तब तक वो मैग्नेट ने काम करना था। जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी बंद की वो मैग्नेट क्या हो गई बेटा जी? काम करनी बंद होगी। दैट मीन्स वो कौन सी मैग्नेट होगी थी? टेम्परेरी मैग्नेट। तो टेम्परेरी मतलब हमने कल जो सोलेनोइड का केस किया था तो हमने पढ़ा था कि जो सोलेनोइड है वो किस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो सोलेनोइड जो डिपेंड करती थी बेटा जी, सबसे पहले कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं। जितने ज्यादा टर्न्स उतनी ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग क्या बनेगी? मैग्नेट बनेगी। उसके बाद सेकेंड फैक्टर वेरी इंपॉर्टेंट कि जितना ज्यादा करंट होगा, जितनी ज्यादा आप उसको करंट प्रोवाइड करोगे उतनी स्ट्रॉन्ग वो क्या बनेगी? मैग्नेट बनेगी। इस दोनों क्वेश्चन मतलब ये जो दो फैक्टर्स हैं ये आपको पेपर में घुमा देंगे कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सोलेनोइड बनाया और मैंने उसी को बेसिकली उसके टू पार्ट्स कर दिए, ए और बी, दो सोलेनोइड ले लिए। एक के ऊपर मैंने मतलब नंबर ऑफ टर्न कर दिए 10, एक के ऊपर कर दिए नंबर ऑफ टर्न 15। तो आपसे पूछेंगे कि अगर दोनों में करंट का फ्लो सेम है, फॉर एग्जाम्पल 20 एम्पियर्स का करंट चल रहा है, तो आप लोग बताओ कि ए और बी में से कौन सी मैग्नेट स्ट्रॉन्ग है या दोनों की दोनों स्ट्रॉन्ग है? कैसे? तो आप बोलोगे कि जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा, जैसे कि आप पढ़ रहे हो कि बी वाले केस में 15 टर्न्स थे, तो 15 जो टर्न्स वाली मैग्नेट होगी वो क्या होगी बेटा जी? स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगी। ए वाली क्या होगी? वीक मैग्नेट, क्योंकि चाहे करंट की अमाउंट उनमें दोनों में सेम है बट नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर वो क्या कर रही है? डिपेंड कर रही है। ठीक। हाँ जी, ये हमने सोलेनोइड वाला कल केस कर लिया था। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से हमने कैलकुलेट भी कर ली थी। वन एंड जो सोलेनोइड का होगा वो नॉर्थ पोल की तरह और दूसरा एंड साउथ पोल की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक टॉपिक है दैट इज, हमने यहाँ पे आज करना है परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट के अंदर डिफरेंस। परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट के अंदर डिफरेंस। टेम्परेरी magnet and the other one we have permanent magnet. क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? जो टेम्परेरी मैग्नेट है वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर बेटा जी वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड करती है तो उसकी स्ट्रेंथ को हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कैन बी वेरी। इसकी हम स्ट्रेंथ को बढ़ा भी सकते हैं और क्या कर सकते हैं? कम भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं परमानेंट मैग्नेट की, तो परमानेंट मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, जितनी स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी? फिक्स होगी। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज फिक्स्ड। ठीक, फिक्स हो गई। अब देखो जो इसके पोल्स की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड के पोल्स की बात करें, मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। अगर मैं पोल्स की बात करूं, अगर ये टेम्परेरी मैग्नेट है, करंट के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो अगर मैंने देखो जी ये एक मैग्नेट थी, इसको मैंने कनेक्ट किया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पार्ट हो गया, ये नेगेटिव पार्ट हो गया। तो इसकी जो पोलैरिटी है, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसी को चेंज कर दूं लाइक दिस, अगर मैं यहां से नेगेटिव लगा के और यहाँ पे पॉजिटिव,
तो इसकी पोलैरिटी को मैं क्या कर सकती हूँ, चेंज कर सकती हूँ। बट अगर मैं परमानेंट की बात करूं तो इसकी जो पोलैरिटी होगी बेटा जी क्या रहने वाली है, फिक्स रहने वाली है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का क्या बनेगा, जो टेम्परेरी मैग्नेट की पोलैरिटी होती है कैन बी चेंज, इसको आप लोग क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। और अगर मैं परमानेंट की बात करूं तो इसकी पोलैरिटी विल रिमेन सेम, पोलैरिटी विल रिमेन सेम। ठीक, इसकी जो पोलैरिटी होगी वो क्या रहेगी, जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ पोल रहेगा, जो साउथ है वो साउथ का साउथ पोल रहेगा, इसमें कोई पोलैरिटी का फर्क नहीं आने वाला। जो टेम्परेरी मैग्नेट है अगर मैं उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकती हूँ, कम कर सकती हूँ, तो ये बेटा जी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगी। अगर मैं बात करूं परमानेंट की तो जितनी उसकी स्ट्रेंथ है वो उतनी की उतनी रहेगी। तो इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करें या इसकी फील्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो ये क्या होगी बेटा जी, कम होगी। ये वीक मैग्नेट के अंदर कंसीडर होती है। याद रखना ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये लिखा है कि जो मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से बनती है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। ये क्या होती है बेटा जी, टेम्परेरी। और टेम्परेरी की हमने कुछ कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है जो कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट थे, जो भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू पूछ सकते हैं। अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड कल भी किया था, मैं आपको एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता था, देखो जी ये एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये जो मैग्नेट जितने जितने एरिया के ऊपर, जितने भी एरिया के ऊपर ये अपनी स्ट्रेंथ लगा रही है, जितने भी एरिया के ऊपर ये अपनी फोर्स को एक्सर्ट कर रही है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड के अलावा इसको रीजन या फिर एरिया के नाम से भी आप लोग जानते हो। तो अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करूं तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। सबसे पहली प्रॉपर्टी कहते हैं जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब इसकी जो अमाउंट है वो इंक्रीज भी हो सकती है। कैसे, करंट। ये कौन सी मैग्नेटिक फील्ड बेटा जी, ये टेम्परेरी मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कहते हैं जो इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू है करंट के बढ़ाने से बढ़ भी सकती है, करंट के कम होने से क्या हो सकती है, कम हो सकती है। करंट के ऊपर ये क्या है, डायरेक्टली वेरी कर रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर जितने भी फैक्टर्स हैं वो आपको पेपर में घुमा के रखेंगे और कुछ नहीं। इसके जो कंसेप्ट हैं दैट आर वेरी इजी, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जो इसके फैक्टर्स हैं वो आप लोगों को घुमा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है ये कहते हैं कि जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है डिपेंड करती है करंट के ऊपर, ये हमने कर लिया। एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट कहते हैं जैसे जैसे आप डिस्टेंस पे, जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे ना, इसकी फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम। देखो अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं तो इसकी फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। अगर मैं इसका डिस्टेंस यहां से यहां देखूं तो जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होने वाली है वो बेटा जी क्या होगी, कम होगी। इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वेरी करेगी और डिस्टेंस के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो यहां लिख सकते हो इलेक्ट्रिक करंट पे डायरेक्टली वेरी करती है। डायरेक्टली मतलब ये बढ़ेगा तो वो बढ़ेगी, कम होगा तो कम। और दूसरा, डिस्टेंस के ऊपर ये क्या है, इनवर्सली वेरी कर रही है। इनवर्सली का मतलब है कि डिस्टेंस के बढ़ने से, जैसे जैसे डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होने वाली है जी, कम होने वाली है। ये दोनों के दोनों फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यही लिखा हुआ है, द साइज ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विद इंक्रीज विद डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। जैसे ही आप डिस्टेंस बढ़ाओगे उसकी वैल्यू क्या होने वाली है, कम। विच शोज दैट मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज विद डिस्टेंस। जैसे जैसे आप लोगों ने डिस्टेंस बढ़ाया मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होने वाली है बेटा जी, कम होने वाली है। थर्ड पॉइंट कहते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। ये जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस आती हैं हमेशा क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। और ये लास्ट हमने कल भी पढ़ा था, नो टू फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर। क्रॉस या इंटरसेक्ट, क्रॉस या फिर आप इंटरसेक्ट वर्ड भी ले सकते हो कि दो जो फील्ड लाइंस हैं ना तो वो क्रॉस करती हैं ना ही वो इंटरसेक्ट करेंगी। क्यों? अगर बेटा जी ये क्रॉस करेंगी तो ये हमको दो डायरेक्शन देंगी, गिव टू डायरेक्शंस।
हमने पढ़ा था ये हमेशा नॉर्थ टू साउथ मूव करती हैं, अभी हम कह रहे हैं ये इसकी टू डायरेक्शन है, हाउ इज दैट पॉसिबल। इसलिए ये पॉइंट क्या हो जाता है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। ठीक, यस। क्या आप लोगों को यहां तक इलेक्ट्रोमैग्नेट के कंसेप्ट, परमानेंट मैग्नेट के कंसेप्ट, उन दोनों के पॉइंट ऑफ डिफरेंस, उनके जो दो फैक्टर्स थे, क्या वो आप लोगों को अच्छे से समझ लगे? देखो जी, चैप्टर में कुछ भी नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बस कंसेप्ट को अगर आप लोग समझ रहे हो, रट्टाफिकेशन तो इसमें जीरो है। अगर आप इसको समझ रहे हो तो आप लोगों को कोई मुश्किल काम नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन जो पेपर डालेगा वो घुमा के क्वेश्चन डालेगा, इसलिए आपके कंसेप्ट को क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ जी, नेक्स्ट है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या बोल रहा है हमको नहीं पता। चलो जी, कल हमने एक टॉपिक किया था, एक हम ब्लैंक स्लाइड लेते हैं, उसके बेसिस पे समझते हैं। कल हमने एक पढ़ा था स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब हो गया जो अपनी बॉडी में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देता है। कंडक्टर का क्या मतलब हो गया, जो अपनी बॉडी में से इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों को पास करने देता है। ये मैंने एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया था, ले लिया था जी। इसकी जो डायरेक्शन थी अपवर्ड थी। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो रही थी कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में। हाँ जी, होगी, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी। और जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन थी, राइट हैंड थंब रूल से निकाल ली थी। अगर हमने पढ़ा था कि हमारा जो राइट हैंड है, मतलब वो इस रूल को फॉलो करता है, तो जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन को दिखाएगा, और जब हम फिंगर्स को एनसर्कल करेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को बताएगा। तो अब डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड है, डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कहां से आ रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो इनकी जो डायरेक्शन आएगी बेटा जी क्या आई, एंटी क्लॉकवाइज आई। ये तो हमने कल भी पढ़ा था। फिर इसमें नया क्या करवा रहे हो मैम, अब आएगा नया। कहते कि जब भी आप किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे, उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ये कल था। आज कहते कि जो करंट और मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों एक फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। वो क्या करते हैं बेटा जी, एक फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। उस फोर्स को फोर्स ना कह के हम बेसिकली 3D की फॉर्म में 3D में लेके चल रहे हैं, तो हम उस फोर्स को फोर्स ना कह के बेटा जी उसको क्या बोलेंगे, टॉर्क। क्या प्रोड्यूस करवाते हैं वो, टॉर्क। अब टॉर्क और फोर्स क्या होती है, क्या कह रहे हो मैम, टॉर्क और फोर्स होती क्या है? तो एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं, टॉर्क और फोर्स का डिफरेंस कर लेते हैं। फोर्स होता था पुश या पुल, पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम किसी मॉल में जाते हैं तो गेट के ऊपर पुश और पुल का वो लिखा होता है ना। पुश का मतलब होता है धक्का मारना, पुल का मतलब अपनी तरफ खींचना। दिस इज नॉर्मल फोर्स, और ये 2D में होती है। तो टॉर्क क्या होता है बेटा, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब भी आप पर्टिकुलर डायरेक्शन के ऊपर फोर्स लगाते हो, दैट इज कॉल्ड टॉर्क। ये 3D में होती है। कहाँ पे मैम, समझ नहीं आया? हाँ जी, समझाती हूँ, बड़ी अच्छी एग्जांपल है। आपके घर पे गेट्स होंगे, उसका जो डोर वो क्या कहते हैं ना, आप उसको खोलते हो, तो समटाइम्स आपका वो डोर कुछ इस तरीके का होगा, नीचे की तरफ जाता है। तो देखो फोर्स आपने लगाई पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। जब आपने फोर्स इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाई, गेट क्या हो गया बेटा जी, खुल गया। तो वहां पे फोर्स ना एक्ट होके कौन सी चीज एक्ट कर रही है, टॉर्क एक्ट कर रही है। क्या चीज एक्ट कर रही है बेटा जी, टॉर्क एक्ट कर रही है। फोर्स को कैपिटल एफ के साथ, टॉर्क को टाउ, किससे रिप्रेजेंट करा जाता है, टाउ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो फोर्स के एसआई यूनिट होते हैं वो न्यूटन होते हैं, क्योंकि न्यूटन हमने पढ़ा था, न्यूटन के लॉज पढ़े थे ना, न्यूटन के तीनों लॉज, उसी के बेसिस पे। अब फोर्स के तो यूनिट होते हैं बेटा जी एसआई यूनिट। नया टॉपिक है तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। जो फोर्स के यूनिट होते हैं न्यूटन, डिस्टेंस को हमेशा मीटर में कैलकुलेट करते हो तो इसके यूनिट कहेंगे बेटा जी न्यूटन मीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्स और टॉर्क में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फोर्स होती है पुश या पुल, किसी भी चीज को धक्का मारना या अपनी तरफ खींचना, दैट इज फोर्स। सिंपल 2D में 1D में जिसमें भी लगाते हैं। अगर मैं बात करूं
टॉर्क की, तो इससे टाउ से रिप्रेजेंट करा जाता है, टाउ, ठीक है। फोर्स अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे लग रही है, दैट इज कॉल्ड बेटा जी टॉर्क। और फोर्स कैसे यूनिट होते हैं, न्यूटन। और अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, डिस्टेंस हमेशा मीटर्स में कैलकुलेट करा जाता है, तो इसके यूनिट क्या हो जाएंगे, न्यूटन और न्यूटन मीटर्स, ठीक। टॉर्क कैसे यूनिट। अब कहते हैं कि, अब देखो पीछे वाले पेज पे आते हैं, तो कहते हैं कि मैंने एक स्ट्रेट कंडक्टर था, करंट पास कर दिया कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में, कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में। मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, हो गई जी, बिल्कुल होगी। कहते हैं वो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है उसको किस रूल से निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है जी। राइट हैंड थंब रूल से मैंने डायरेक्शन बताई एंटी क्लॉकवाइज, तो निकाल लो एंटी क्लॉकवाइज, कुछ इस तरीके से, बिल्कुल जी इस तरीके से ही करंट फ्लो करेगा। अब आपसे एक तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन से रूल से, और डायरेक्शन पूछ सकते हैं आपको डायग्रामेटिकली क्वेश्चंस भी डाल के, ठीक। अब कहते हैं इन दोनों की वजह से एक यहाँ पे फोर्स प्रोड्यूस होती है, इन दोनों की वजह से, दोनों के म्यूचुअल रिजल्ट की वजह से एक फोर्स प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से हम मोटर्स का काम करते हैं। अब हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज मोटर, मोटर हमने पढ़नी है, तो मोटर समझने के लिए ये टॉपिक आपको करवाना जरूरी था। हाँ जी, ये देखो आ गया, चलो जी। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड आ गया, देखो करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसके अंदर करंट पास करोगे, उससे क्या जनरेट होगी बेटा जी, मैग्नेटिक फील्ड। उन दोनों की वजह से हमारे को एक फोर्स मिल रही है, जिसको क्या बोलोगे आप, टॉर्क, क्या बोलोगे, टॉर्क, ठीक। समझ आया यहां तक। अब टॉपिक की समझ आ गई कि टॉपिक में कहना क्या चाहते हैं वो हमको। चलो जी, हमारे पास साइंटिस्ट थे एंड्री मैरी एम्पियर, सिर्फ आप लोग एम्पियर को याद रखोगे। उन्होंने क्या कहा था कि जो मैग्नेट है ना, मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली कहते हैं जो मैग्नेट है वो इक्वल और ऑपोजिट फोर्स करती है ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। कि इलेक्ट्रिसिटी आपने पास की, उससे एक टेम्परेरी मैग्नेट बन गई, वो जो मैग्नेट है कंडक्टर के ऊपर ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स प्रोड्यूस करती है। मतलब न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पे क्या होता है, फॉलो न्यूटन थर्ड लॉ, वही कहता था ना, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, ये वही बोलते थे ना, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। चलो जी, हम समझ लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। अब ध्यान से देखना, जो जो मैंने बोला था वही वही वो कह रहे हैं। कहते वी विल ऑब्जर्व, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, दैट रोड विल डिस्प्लेस, जो एक रोड रखेंगे विल डिस्प्लेस, डिस्प्लेस का मतलब उसको उसकी जगह से हटा देगी। द रोड विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, वही तो मैंने बोला, फोर्स मतलब टॉर्क, when it is placed in a magnetic field। कहते हैं अगर आपने एक मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेट थी नॉर्थ साउथ, यहाँ पे इसका मैग्नेटिक फील्ड इतने एरिया में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक, इतने एरिया में आपको मैग्नेटिक फील्ड देखने को पड़ रहा है। अगर यहाँ पे आप एक रोड रखोगे, सिंपल एक रोड रखोगे, तो रोड की जो डायरेक्शन होगी बेटा जी डिस्प्लेस होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ से एक मैग्नेटिक, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट थी ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक। कहते ये जो रोड है अपनी जगह से हिल जाएगी, क्यों हिलेगी, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड थी इसने क्या की थी, एक टॉर्क पैदा की थी। आपको इस रोड की जो जगह है वो थोड़ी सी चेंज नजर आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि इसने बेटा जी एक फोर्स प्रोड्यूस की थी, वो फोर्स के प्रोड्यूस होने से क्या हुआ बेटा जी, वो रोड क्या हो गई, डिस्प्लेस हो गई। अब जो चीजें हैं एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव करती है, आप उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाते ही हो, तो ये फोर्स वही है मैग्नेटिक फील्ड ने प्रोड्यूस की थी। अब ये फैक्टर्स देखो, कहते हैं जो डायरेक्शन है फोर्स की, टॉर्क बोल सकते हो, फोर्स बोल सकते हो। मैं टॉर्क तो वर्ड बोल रही हूं क्योंकि हमने अभी जो मोटर में टर्म यूज करनी है बेटा जी वो टॉर्क ही होगी यूज। कहते हैं जो एक्सर्ट हुई है फोर्स, उसकी डायरेक्शन को आप रिवर्स कर सकते हो, कैसे, अगर मैं करंट को चेंज कर दूं, यहाँ पे आप देख रहे हो करंट की ये डायरेक्शन है, इसकी जगह मैं नेगेटिव और पॉजिटिव उल्टा कर दूं, तो ऑब्वियसली मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकती हूँ, तो आपका आंसर होगा यस।
इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोल्स, अगर मैं मैग्नेट के पोल्स को ही चेंज कर दूं, साउथ की जगह नॉर्थ और नॉर्थ की जगह साउथ कर दूं, तो फोर्स ऑफ डायरेक्शन विल आल्सो चेंज। ऑब्वियस सी बात है। कहते हैं अगर आप लोग पोलैरिटी को चेंज कर दो, करंट नेगेटिव पॉजिटिव दो पोल्स, मतलब बेसिकली दो बैटरी के सेल्स होते हैं ना, जैसे दो टर्मिनल हो गए, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव। कहते हैं अगर आप टर्मिनल्स को चेंज कर दोगे तो उसकी डायरेक्शन फोर्स की ऑब्वियस सी बात है। कहते हैं अगर आप मैग्नेट के दोनों पोल्स को इंटरचेंज कर दो, नॉर्थ की जगह साउथ, साउथ की जगह नॉर्थ, तो भी आपको एक्सपीरियंस होगी, ऑब्वियसली बात है। तो कहते हैं ये किस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी, तो ये कौन कौन से फैक्टर्स, एक तो डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऑब्वियसली बात है दोनों के ऊपर ही डिपेंड कर गई। हाँ जी बिल्कुल कर गई। कहते अब इंपॉर्टेंट काम जो आपको समझने वाला है, अब कहते जो फोर्स हुई प्रोड्यूस दोनों की वजह से, अब जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन निकाल दो। अगर आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हुई, उसको आपने राइट हैंड थंब रूल से निकाल दिया, मैं मान गई वो ठीक था। कहते अब दोनों की वजह से एक फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, उस फोर्स की मेरे को डायरेक्शन बता दो। हमने भी कहा चलो जी ठीक है हम बता देते हैं, तो हमने कौन सा रूल दे दिया, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। तो आप लोगों ने अपना लेफ्ट हैंड ही यूज करना है, लेफ्ट हैंड का ही यूज करना है। चलो जी, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या था, रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। हमने तीसरा रूल पढ़ रहे हैं, पहले राइट हैंड थंब रूल, फिर क्लॉक फेस रूल, अब राइट फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ रहे हैं। ये फ्लेमिंग साइंटिस्ट थे, उनके बेसिस के ऊपर ही हम कौन सा पढ़ रहे हैं, उनका रूल पढ़ रहे हैं। चलो जी, इस रूल में क्या था, कहते कि अपना थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर को स्ट्रेच करो, इस तरीके से करना है कि तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक दूसरे के हो जाए, जैसे तीन डायरेक्शन ही होती। कहते हैं आप अपना लेफ्ट हैंड स्ट्रेच करो, कर लो जी, आप भी करो मेरे साथ साथ, आप भी करोगे तो आपको इजी हो जाएगा। कहते हैं आपने अपना थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर को इस तरीके से स्ट्रेच करना है कि तीनों के तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर। देखो थंब और ये आप मेरी सेंट्रल सॉरी फोर फिंगर देख रहे हो, परपेंडिकुलर है। अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो ये भी दोनों परपेंडिकुलर है, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो ये आपस में तीनों भी क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। हमने कर लिया स्ट्रेच। अब देखो कहते जो फोर फिंगर है आपकी, दिस इज योर फोर फिंगर, ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगी। ये किसको दिखा रही है बेटा जी, मैग्नेटिक फील्ड को। किसको दिखा रही है, मैग्नेटिक फील्ड को। जो आपकी मिडल फिंगर है या सेंट्रल फिंगर है वो करंट को दिखाएगी। देखो मिडल फिंगर की जगह आप सेंट्रल फिंगर भी लिख सकते हो, सी फॉर सेंट्रल, सी फॉर करंट। याद करने का तरीका है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। कहते हैं जो थंब होएगा ना वो हमको दिखा देगा कि किस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है। वेरी वेरी इजी। दोबारा बताती हूँ, जो फोर फिंगर है वो फील्ड को दिखाएगी, किसकी फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड, करंट, तीन चीजें देखो जी, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, उसकी वजह से हमको क्या मिलना है, एक फोर्स मिलनी है। ठीक है, चलो जी। कहते जो फील्ड है एफ, आपने ऐसे ही याद करना है बेटा जी, कुछ ट्रिक्स होती हैं लर्न करने की। एफ ये फोर फिंगर, करंट सेंट्रल फिंगर, सी सी, थंब। ठीक, फोर्स किसको बताएगी बेटा जी, थंब को रिप्रेजेंट करेगी। तो अगर आपको ये तीनों की तीनों परपेंडिकुलर हैं, अब हम एक छोटी सी ब्लैंक पेज लेके ना अच्छे से समझते हैं, फिर आपको बहुत अच्छे से इसका कंसेप्ट समझ आ जाएगा। पहले पहले तीनों फिंगर्स लिख ली, याद कर ली। अब क्या कहना क्या चाहते हैं, चलो जी हम बड़ा सारा बनाते हैं, फिर आपको अच्छे से समझा देते हैं। तीन डायरेक्शन है, ये ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है जी, अब ध्यान से सुनो, जो एक्स एक्सिस है वो दिखाता है करंट को, वाई एक्सिस हमको दिखाता है बेटा जी फोर्स को। कहते हैं जो जेड एक्सिस है वो किसको दिखाएगा, ऑब्वियसली जो तीन में से दो चीजें बच गई, तो कौन सी चीज बच गई थी, मैग्नेटिक फील्ड बच गई थी, तो वो हमको आ गई। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछेंगे, इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन पूछेंगे। तीन एक्सिस हैं, जो आपका थंब है वो बेटा जी फोर्स को रिप्रेजेंट करता था, जो प्रोड्यूस हुई थी दोनों की वजह से। जो आपकी
फोर फिंगर थी, एफ फॉर फोर फिंगर, एफ फॉर फील्ड। कौन सी फील्ड बेटा जी? मैग्नेटिक फील्ड। और कहते जो आपकी सेंट्रल फिंगर है, आपने सेंट्रल फिंगर में करंट पैदा किया, प्रोड्यूस किया, इसकी वजह से जो आपकी फोर फिंगर में थी वो मैग्नेटिक फील्ड हुई। इन दोनों की वजह से थंब में क्या हुआ बेटा जी? एक चीज प्रोड्यूस हुई। कौन सी चीज प्रोड्यूस हुई थंब में? एक फोर्स प्रोड्यूस हुई। अब ये जो फोर्स प्रोड्यूस हुई थी, ये हमारे पास एक नया रिजल्ट आया था, और ये इस रूल से हमने पता किया था, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड। अगर आप राइट हैंड से यूज करोगे तो ये गलत हो जाएगा। अगर ये इस चीज की जो डायरेक्शन है, अगर आप राइट हैंड यूज करके करोगे तो ये बेटा जी गलत हो जाएगा। ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, आपने अपने लेफ्ट हैंड का ही यूज करना है। हाँ जी। अब जो हमने इतना मत्था मारा कि इससे फोर्स पैदा हुई है, फोर्स प्रोड्यूस हुई है, टॉर्क प्रोड्यूस हुई है, क्या क्या काम था? हाँ जी। अब जो हमने टॉपिक पढ़ना है इलेक्ट्रिक मोटर। अब हमारा जो मेन काम इसी के ऊपर है, इलेक्ट्रिक मोटर का। अब हमने इसकी वजह से मोटर्स चलती है ना, वो किसके प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं, किसकी डायरेक्शन को फॉलो करती हैं, वो हम इस अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर आपको पूछा मोटर होती क्या, बताओ जी मोटर क्या है? किसी को भी पता है आप लोगों को मोटर क्या है? क्या है मोटर? तो आपने बोलना है मोटर एक डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है बेटा जी? आप इसको इलेक्ट्रिसिटी देते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो, इसने कंज्यूम की। मोटर ने क्या किया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? मैकेनिकल। मैकेनिकल होता है बेटा जी कोई काम करना, कोई भी काम करने में इसने अपनी एनर्जी की, तो हम उसमें मोटर का यूज करते हैं। मोटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम करती है। इलेक्ट्रिसिटी आपने दी, उससे क्या हुआ बेटा जी? इसके अंदर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हुई। मैग्नेटिज्म और करंट ने क्या किया? किसको प्रोड्यूस करवाया? फोर्स को। उस फोर्स ने क्या किया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया? मैकेनिकल, जो भी आपने काम करना था। ठीक। इलेक्ट्रिक मोटर वर्क ऑन द बेसिस ऑफ, किसके प्रिंसिपल को फॉलो करती है? मैरी एम्पियर और फ्लेमिंग। क्या था मैरी एम्पियर का बेटा जी? फोर्स का प्रोडक्शन। फोर्स का प्रोडक्शन, यही हमने इतनी देर से मत्था मारा है, इसी के बारे में हमने पढ़ना है इस चैप्टर में। इस टॉपिक के अंदर हमने यही पढ़ना है। देखो जिन्होंने तो छोटा सा दिया हुआ है कि मोटर कैसे काम करती है, हम भी पढ़ लेते हैं क्या क्या कहते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर एक रेक्टेंगुलर कॉइल होता है, ऑब्वियस सी बात है। इज सस्पेंडेड बिटवीन टू पोल्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। दो पोल्स होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, हम रख देते हैं। उसके बाद है बेटा जी द इलेक्ट्रिक सप्लाई टू द कॉइल इज कनेक्टेड विद द कम्यूटेटर। हम एक कम्यूटेटर की हेल्प से इनको इलेक्ट्रिसिटी का प्रोवाइड कर देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी दी, उससे मैग्नेटिक फील्ड आई, मैग्नेटिक फील्ड ने क्या बेटा प्रोड्यूस करवाया? टॉर्क या फोर्स। उस फोर्स की वजह से क्या हुआ? मोटर ने काम करना शुरू कर दिया। कम्यूटेटर होता क्या है? फिर आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट इज कम्यूटेटर, तो आप बोल दो कम्यूटेटर इज अ डिवाइस। क्या कौन सी डिवाइस है? विच रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करेगी? इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है, चाहे आपके इसके पॉजिटिव पोल्स हैं, टर्मिनल्स हैं, नेगेटिव टर्मिनल है, जैसे एक सर्किट एक है ना, रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस, ये की है ना, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव ये फ्लो कर रहा है करंट। कहते जैसे आप इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दोगे, जिस पॉइंट पे आपने इसकी डायरेक्शन को चेंज किया, कम्यूटेटर क्या करेगा? सारे के सारे डिवाइस की डायरेक्शन को क्या कर देगा? चेंज कर देगा। कम्यूटेटर का काम समझ आया? कहते इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाइड, हम इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कर रहे हैं, हाँ जी कर दिया, टू द कॉइल ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर, इट गेट डिफ्लेक्टेड। ये सबसे पहले क्या होगा बेटा जी? डिफ्लेक्ट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड थी। करंट ने क्या पैदा किया था? मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से क्या हुई? इसके अंदर डिफ्लेक्शन हुई। जैसे ये हाफ वे में पहुंचेगा, इस तरीके से बेटा जी, कुछ इस तरीके से, ये जैसे ही आधा पहुंचेगा, इसकी जो डायरेक्शन होगी कट जाएगी, हाफ हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगा। रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट, जैसे आपने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया, जो फोर्स होगी उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स पुशेस द कॉइल। वो क्या करेगी? जैसे देखो कुछ इस तरीके से काम करती है। इसने क्या किया? यहां तक काम किया, यहाँ पे एक फोर्स एक्ट करेगी, फोर्स एक्ट करेगी, इक्वल एंड अपोजिट, यही बोला था।
ये क्या करेगी, इस चीज को यहाँ पे बेटा जी दो नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम इसको प्लेस करते हैं। जैसे ये हाफ कंप्लीट करेगी, इट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स पुशेस द कॉइल एंड इट मूव्स अनदर हाफ टर्न। पहले क्या करेगी, आधा टर्न लेगी, फिर नेक्स्ट आधा टर्न ले लेगी, ऐसे ही कॉन्टिन्यूशन होती रहेगी और मोटर क्या करेगी, रोटेट करती जाएगी कुछ इस तरीके से। अब देखो ऐसे पड़ी है, पहले ये हाफ ऐसे गई गई, फिर ये पूरा चक्कर नहीं लगाएगी, फोर्स क्या करेगी, इसकी डायरेक्शन को रिवर्स करेगी, ये फिर इस तरीके से, ऐसे कंप्लीट साइकिल चलेगा, ना कि पूरा ऐसे घूमेगा नहीं, ऐसे नहीं घूमने वाला। ये क्या करेगी बेटा जी, पहले यहाँ पे ऐसे देखो सेंटर में ऐसे था, ये घूम गई, फिर फोर्स ने डायरेक्शन फोर्स अप्लाई की, जैसे दोनों की वजह से कम्यूटेटर ने इसकी डायरेक्शन को रिवर्स किया, ये क्या कर गई, इस तरीके से हो गई। जब ये इस तरीके से होगी तो इसका ये एक साइकिल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ऐसे ही पूरे के पूरे साइकिल चलेंगे और पूरी मोटर की क्या होगी बेटा जी, वर्किंग होती जाएगी। ठीक। कमर्शियल मोटर के अंदर, कमर्शियल जो मोटर्स होती हैं, इसके अंदर इंस्टेड ऑफ परमानेंट हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। हम परमानेंट मैग्नेट का यूज नहीं करते हैं क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो फिक्स है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट की हमने जो डिफरेंस किया था उसमें हम उसकी स्ट्रेंथ को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और आर्मेचर यूज करते हैं। आर्मेचर क्या होता है, कल मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया था। आर्मेचर किसका बना होता है, सॉफ्ट आयरन कोर का। अब क्वेश्चन है कि क्यों बना होता है, हमने सोलेनोइड के अंदर भी सॉफ्ट आयरन कोर का यूज किया था। तो मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूँ, जो सॉफ्ट आयरन कोर का मटेरियल है वो इजीली मैग्नेटाइज होता है। देखो जब हमने करंट दिया वो मैग्नेट बन गई, जैसे हमने करंट छोड़ा वो डीमैग्नेटाइज भी हो जाएगी। वेट, हाँ जी, और ये डीमैग्नेटाइज भी हो जाए। मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज का मतलब क्या है, देखो जब आप करंट दोगे तब वो मैग्नेट की तरह एक्ट करेगी। जिस पॉइंट पे आपने उसको करंट देना बंद कर दिया, उसने अपनी सारी की सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को क्या कर देना है, छोड़ देना है। हमको एक ऐसा ही मटेरियल चाहिए होता है, ये नहीं कि हम करंट दे नहीं रहे वो मैग्नेट की तरह, फिर वो मोटर चले जा रही है चले जा रही है, उसका क्या काम हुआ। देखो हमने मोटर का स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी दी, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, जिसकी वजह से वहां पे एक फोर्स प्रोड्यूस हुई और उसके जो शाफ्ट से वो चलने लग गए, कंप्लीट रोटेशन हुई, मोटर ने अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब मैंने मोटर का स्विच ऑफ कर दिया। अगर मैं परमानेंट मैग्नेट यूज करती, अगर मैं स्विच ऑफ भी कर देती, ये तो चलती रहती ना, क्योंकि परमानेंट है इसने तो चलते रहना है। अब टेम्परेरी का यूज करने का क्या मतलब है, सॉफ्ट आयरन कोर का क्या मतलब है, कि जिस पॉइंट पे आपने इसका स्विच ऑफ कर दिया उसी पॉइंट पे इसने मोटर मैग्नेट की तरह काम करना क्या कर देना बेटा जी, बंद कर देना। इसी वजह से हम सॉफ्ट आयरन कोर का मटेरियल ही यूज करते हैं रादर देन परमानेंट मैग्नेट। ये आपके एमसीक्यू का क्वेश्चन भी बन सकता है, जिसके ऊपर लार्ज नंबर ऑफ कंडक्टिंग वायर के टर्न्स ले लो, ऑब्वियसली सोलेनोइड का यूज कर ले, जितने लार्ज कंडक्टिंग नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी अच्छी वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा आर्मेचर। क्या आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड अच्छे से मतलब समझ आया, मोटर कैसे काम करती है। लेट मी जस्ट रिवाइज यू। देखो ध्यान से समझना, हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, उसको प्लेस कर दिया बेटा जी मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में मैंने प्रोड्यूस किया, रख दिया। अब दोनों की वजह से वहां पे एक फोर्स प्रोड्यूस हुई। अब क्या करेगी, ऐसे पड़ी हुई थी उसका आर्मेचर कॉइल, ऐसे पड़ा था रेक्टेंगुलर कॉइल लाइक दिस। जैसे मैंने स्विच ऑन किया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, करंट प्रोड्यूस हुआ, सॉरी करंट तो हमने दिया था, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, जिसकी वजह वहां पे एक फोर्स एक्ट करने लगी। अब ये ऐसे था, पहले गया घूम के इधर आया, वन हाफ हाफ रोटेशन हुई, फिर इसने एक फोर्स प्रोड्यूस करवाई थी, उसने इसकी डायरेक्शन को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, फिर ये हाफ हो गया। तो ये एक हाफ और ये एक हाफ मिलके पूरा एक कंप्लीट साइकिल बन गया। ये मोटर के अंदर बेटा जी, जनरेटर के अंदर कंप्लीट साइकिल चलता है, मोटर के अंदर सिर्फ हाफ हाफ से ही रोटेशन होती है। ऐसे ही कंटिन्यू क्या हो गया बेटा जी, रोटेशन होती गई, तो मोटर ने अपनी काम करना शुरू कर दिया। मोटर क्या करती थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके मैकेनिकल एनर्जी में उसको क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती थी। ठीक,
कर दिया। फिर हम जितनी भी कॉमर्शियल मोटर्स होती थी उसके अंदर हम परमानेंट मैग्नेट का यूज नहीं करेंगे, उसके अंदर हम टेम्परेरी मैग्नेट, सॉफ्ट आयरन कोर ही क्यों यूज करेंगे, क्योंकि वो इजिली मैग्नेटाइज होती है और इजिली ही डीमैग्नेटाइज होती है। जिस पॉइंट पे आपने करंट की सप्लाई को बंद किया वो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स सब जीरो हो गई, वो अपनी बैक टू उसी स्टेप पे आ गई। अगर मैं परमानेंट मैग्नेट का यूज करती तो स्विच ऑन ऑफ करने से भी वो मैग्नेट की तरह काम करती रहती और मोटर कॉन्टिन्यूसली चलती रहती। इसलिए मैंने सॉफ्ट आयरन कोर का ही मटेरियल यूज किया है। इसी वजह से दिस इज द ओनली रीजन फॉर यूजिंग सॉफ्ट आयरन कोर, क्योंकि जब मैंने करंट देना है वो मैग्नेट की तरह काम करेगी और जिस पॉइंट मैंने करंट देना बंद कर देना है वो अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टीज को क्या कर देगी, लूज कर देगी, बैक टू जीरो आ जाएगी। ठीक, हाँ जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है माइकल फैराडे। ये भी एक साइंटिस्ट है, माइकल फैराडे ने, इन्होंने कुछ हमको दिया था, इन्होंने लॉ दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ दिया था। इन्होंने बोला था व्हेन अ कंडक्टर इज सेट टू मूव इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इज सेट टू बी चेंजिंग अराउंड अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर। कहते अगर आप ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं, कहते हैं व्हेन अ कंडक्टर इज सेंट टू मूव इनसाइड, एक कंडक्टर को मूव करवा दिया इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। हमने एक कंडक्टर रखा, किसके अंदर रखा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, तो कहते हैं वहां पे एक इलेक्ट्रिक करंट भी इंड्यूस होगा, एक करंट इंड्यूस होगा। ये इन्होंने अपने एक एक्सपेरिमेंट के अंदर बताया था, वो हम पढ़ेंगे जनरेटर के अंदर, पूरी वर्किंग हम जनरेटर के अंदर पढ़ेंगे। हमारे पास एक टर्म है बेटा जी गल्वेनोमीटर, तो गल्वेनोमीटर होता क्या है? गल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट। फिर आप बोलोगे मैम एमीटर भी तो यही काम करता है, एमीटर भी तो करंट को मेजर करता है, फिर गल्वेनोमीटर क्या कर रहा है? बेटा जी गल्वेनोमीटर उस करंट को मेजर करता है जो बहुत छोटा करंट होता है, जैसे 0.001 एम्पियर का, जो एमीटर नहीं मेजर कर सकता। एमीटर बड़े करंट्स को मेजर करता है, गल्वेनोमीटर छोटे छोटे करंट्स को मेजर करता है। इफ द पॉइंट इज एट जीरो देन देयर विल बी नो फ्लो। अगर ऑब्वियसली अगर यहाँ पे मान लो ऐसे एरो जीरो पे है तो ऑब्वियसली कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रहा। लेकिन अगर बहुत छोटा भी, मतलब थोड़ी सी भी डिफ्लेक्शन हुई, फॉर एग्जाम्पल मैं कलर चेंज करके आप लोगों को बताती हूँ। अगर मान लो करंट ऐसे यहाँ पे 1 है, अगर एमीटर पे लगाओगे तो एमीटर इसकी मेजरमेंट नहीं करेगा, क्योंकि एमीटर का काम है बड़े करंट। गल्वेनोमीटर यहाँ पे आप थोड़ा सा अपनी तरफ से लिख सकते हो कि गल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट को डिटेक्ट करता है, कौन से, स्मॉल करंट को, जिसको एमीटर मेजर नहीं कर सकता है। याद रखना एमीटर लार्जर करंट को मेजर करता है, गल्वेनोमीटर स्मॉल करंट जो एमीटर उसको नहीं काम में आता, जिसमें एमीटर का कोई रोल नहीं होता, गल्वेनोमीटर उस टाइप के करंट को भी कैलकुलेट कर सकता है। ठीक, हाँ जी, दैट्स इट फॉर टुडे। क्योंकि देखो जी मोटर और जनरेटर अगर आप दोनों करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप, और कल हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। जनरेटर पढ़ा है और थोड़े से इंडक्शन के टॉपिक पढ़े हैं, वो एक ही दिन में होने वाला काम है। अगर मैं मोटर और जनरेटर इकट्ठा करवाऊंगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, मतलब मेरी वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और जो पीएस टेट का एग्जाम है वो बहुत ही जल्दी आने वाला है, और अपनी प्रेपरेशन करो, और हमारे न्यू बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। अगर आप ऐसे ही मेरे साथ कॉन्टिन्यूटी में अपना पीएस टेट का सिलेबस करना चाहते हो तो हमारे बैचेस को ज्वाइन करो एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू, हैव अ गुड डे।